अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो फेसबुक पेज शाहिद हुसैन GM के नाम से और इसके अलावा टिकटॉक अकाउंट पर भी शेयर होती है, तो आप चाहें तो ज़रूर देखा करें। इसमें दो तीन चीज़ें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक जो आतिशदगी थी उसमें जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट में जिस तरह तहकीकात कर रहा है, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि उसकी जो भी पेशरफ्त हुआ करेगी, जब जब हुआ करेगी, वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आज दो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं, वो आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में कि मुतासरीन ख़ासतौर पर जो जांबाक हुए हैं या शहीद हुए हैं इस आतिशदगी के वाक़े में, उनके अहले खाना के बयान रिकॉर्ड करने के लिए कि उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कौन था, वो सारी तफसीलात जो है तलब कर ली गई हैं और उनको अहले खाना को ज़ाती तौर पर तलब किया गया। कब बुलाया गया है, कितने बजे बुलाया गया है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो ख़बर ये है कि तकरीबन नवंबर 2025 में जो एरिया है नीपा का, वहाँ पर एक सुपर स्टोर के बाहर 3 साल बच्चा इब्राहिम गटर में गिर कर जाँ भाग हो गया था और उसकी कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के लिए मेयर कराची और दीगर के खिलाफ दर्ज करने के लिए कराची में एक सिटी कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी साकिब शेख एडवोकेट साहब की तरफ से, और वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यानी कि कहा गया है कि मेयर कराची के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और अब क्या फैमिली मुकदमा दर्ज कराएगी या क्या है, उस मामले में तफसीली जो डिटेल्स है मेरे पास अदालती हुक्मनामे के साथ, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नसरीन जलील साहिबा, जो कि साबिक सेनेटर हैं और इसके अलावा बड़े ओहदों पर हैं और MQM की सीनियर तरीन रहनुमा उनको करार दिया जाता है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान, जो कि आर्ट्स काउंसिल में है, और उनसे जो सवालात हुए उसके जो उन्होंने जवाब दिए, उसके बाद जो हलचल मची वो आज तक मची हुई है। MQM की जो लीडरशिप है, खासतौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जो करीब समझी जाती है, उन्होंने नसरीन जलील साहिबा को भरपूर किस्म का नसर जवाब दिया कि आम आवाम ने भी उनको आज तक उन तमाम मामलात का जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर और उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, उसके ऊपर उनको जवाब दिया जा रहा है। और अब एक और इंकशाफ हुआ है, वो आपके सामने रखता हूँ कि क्या इंकशाफ है। लेकिन उन मामलात में जाने से पहले एक चीज़ आपके सामने रखूं कि सीनियर सहाफ़ी हैं फ़हीम सदीकी साहब, बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं, मेरे YouTube चैनल पे भी आ चुके हैं और वैसे उनसे रब्ता रहता है। उन्होंने भी इस मामले में कि ये हुआ क्या था बुनियादी तौर पर, उस पर एक तफसीली वीडियो बनाई। उसमें जो मुझे एक बात समझ आई वो ये था कि नसरीन जलील साहिबा को जो सवाल दिए गए थे वो एक रोज, कम से कम एक रोज पहले सवाल दिए गए थे मजहर अब्बास साहब की तरफ से कि क्या सवाल होंगे और उन्होंने क्या जवाब देना है। यानी कि ये सारे सवालात प्लांटेड थे और ये तयशुदा थे। यानी कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मतलब कि जैसे उनको अपने जो सोर्सेज ने बताया, MQM के अंदर मौजूद जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि जवाब क्या देना है वो पहले से तयशुदा था। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक किसी सहाफी ने सवाल किया और फिर जो दिल में आया वो उन्होंने बोल दिया हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये तयशुदा इंटरव्यू था, तयशुदा सवाल दिए गए थे और तयशुदा ही उन्होंने जवाब देने थे। और उसके बाद MQM की खासतौर पर आला क़यादत जो लंदन में मौजूद है और उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब के जो करीबी साथी हैं वो भरपूर इस मामले में जवाब दे रहे हैं। आज एक मैंने वीडियो देखी जिसमें आतिफ शमीम साहब हैं, जो कि गालिबन राब्ता कमेटी जो लंदन की है उसके रुकन भी हैं, और उन्होंने एक जो है वीडियो पैगाम जारी किया, उनकी मेरे वीडियो नज़र से गुजरी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नसरीन जलील साहिबा का और उनके जो शोहर का जो घर था गालिबन DHA में, वो घर उनका गिरवी रखा हो गया था, यानी कि मोर्गेज था और उनको कर्ज अदा करना था 2 लाख से जायद पाउंड का। उनके पास पैसे नहीं थे, घर उनका जब्त था, मोर्गेज यानी कि बैंक में जब्त होगा। तो वो घर उन्होंने छुड़वाने के लिए अल्ताफ हुसैन साहब के 90 पर उन्होंने मिन्नत तरले किए। उसके बाद वो घर जो है अल्ताफ हुसैन साहब ने MQM के और जो एक राब्ता कमेटी अवाम के जो पैसे थे वो उन्होंने कर्ज के तौर पर अदा किए थे नसरीन जलील साहिबा को, और नसरीन जलील साहिबा ने आज तक वो कर्ज के पैसे नहीं उतारे। तो उन्होंने चैलेंज दिया उनको कि बताएं कि क्या वाकई ही जो आपने पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। बच्चों के सर पर हाथ रखकर हल्फिया बयान दें कि वो पैसों का क्या बना। तो उन्होंने चैलेंज दिया है। इसके अलावा जो है वो दूसरे जो रहनुमा हैं, कई रहनुमाओं के, जिसमें सोशल मीडिया पे मैंने देख रहा हूँ कि उन्होंने भी नसरीन जलील साहिबा के ऊपर जो है वो शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बाकी चूंकि जिस तरह का इंटरव्यू था
उसमें अक्सर देखा जाता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जो है वो तनकीद भी करती हैं। यकीनन उनके जो इख्तलाफात होते हैं वो सियासी होते हैं, ज़ाती दुश्मनी पर मबनी नहीं होते। और अगर वक्त के हिसाब से, वक्त के साथ किसी की तबीयत नासाज हो जाए, वक्त के हिसाब से वो किसी भी माजूरी का शिकार हो जाए, तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई रहनुमा जातियात में जाके किसी भी सियासी दूसरी जमात के या अपनी ही सियासी जमात के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई बात कर रहा हो। इवन कि अगर देखा जाए, जब से हम कराची के सिंध के सियासी मामला को समझते हैं, तो आफाक अहमद साहब तो सबसे बड़े मुखालिफ हो सकते हैं ना अल्ताफ हुसैन साहब के। तो आफाक अहमद साहब ने मुखालफत भी की, बहुत ज्यादा बयानात भी दिए जब एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी नहीं थी, देते भी दिए, सब कुछ पूरे कराची वाले भी जानते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस किस्म की कभी जबान इस्तेमाल की, यानी कि हालिया दिनों में भी और इसके पास्ट में भी। तो नसरीन जलील साहिबा तो एमक्यूएम की सीनियर रहनुमा समझी जाती रही हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई सरकर्दा रहनुमा होती थी तो वो नसरीन जलील साहिबा थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नसरीन जलील साहिबा ने इस किस्म के जो है वो इल्जामात लगाए या इस किस्म की जबान इस्तेमाल की। बहुत सारे लोगों का ये तो दावा है कि वो शायद गवर्नर बनना चाहती हैं, तो शायद वो अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करी थी, तो इसलिए जो है उन्होंने इस तरह की बात की। अब वल्लाह आलम क्या मामला है, लेकिन ये कि अल्ताफ हुसैन साहब के जो करीबी साथी हैं और खासतौर पर जो कराची में अल्ताफ हुसैन साहब के को जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और आज तक ये सिलसिला जारी है। आगे खबरों की तरफ बढ़ते हैं, और मैं जिस तरह आपसे अर्ज कर रहा था, एक और चीज भी मेरी नजर से गुजरी, इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सीनियर पुलिस अफसर हैं, रिटायर हो चुके हैं, अल्ताफ हुसैन साहब भी इनका नाम है, और एसपी के गालिबन ओहदे से रिटायर हुए, कराची से इनका ताल्लुक है। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, थोड़ा सा क्लिप है, आप सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अक्सर तो हम ये समझते हैं ना कि जरदारी साहब आते थे या पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो 90 पर आती थी, लेकिन 90 पर आना और सियासी फायदा लेना ये आज की बात नहीं है, एक तवील अरसे से चल रहा था। यानी कि नून लीग रही, पीपल्स पार्टी रही, या शायद कोई और दौर आया, तो एमक्यूएम की जो सियासी कुव्वत थी उसका सबने फायदा उठाया। लेकिन एमक्यूएम को क्या मिला? आज भी फारूक सत्तार साहब बुक लेके घूम रहे हैं कि देखें जी, हमें तो वजीर आजम ने भी ये वादा किया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। यानी कि वो कराची के हकूक की बात करते करते अब पूरे मुल्क के 144 शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी वो बात करें कि उनको भी हकूक दिया जाए, क्योंकि 65% जो रेवेन्यू है वो कराची देता है, और कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। कराची के अंदर क्या कुछ है, जो कराची में रहते हैं वो इस दर्द और तकलीफ के बारे में बता सकते हैं, बल्कि अब तो लोगों के कहते हैं ना कि रोते हैं तो उनके आंसू भी निकलते हैं, इस तरह कराची का बुरा हाल हो चुका है। तो डीएसपी अल्ताफ हुसैन साहब का मैं छोटा सा क्लिप है बताता हूं, और यकीनन आपको समझ आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो मैं जरूर आपके सामने तफसीलात रखूंगा। मैं जोहराबाद थाना, एक जो एमक्यूएम के जमाने में 90 के नाम से वहाँ मशहूर था, वहां पर अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह थी और बड़ा सेंसिटिव थाना था। 90 तो बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेशनल लेवल पे भी। जी हाँ, बिल्कुल। और वहाँ अपना हुक्मरान, खासतौर पे जो हमारे सीएम हुआ करते थे जाम सादिक साहब, वहाँ वो हर जुमेरात को तशरीफ लाते थे, कोई 8-9 बजे और 11-12 बजे तक। उन दिनों ताल्लुकात अच्छे थे। जी हाँ, और रात 11-12, जी हाँ, 11-12 बजे तक वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ रहते थे, और उस दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो सब हमने करने होते थे। तो वहां पर वो काफी सेंसिटिव थाना था और बहुत बड़ा थाना था। अब उसकी जगह वहां 4 थाने बन चुके हैं उसकी से जाम सादिक साहब, और वो भी हर जुमेरात को 90 पर आते थे और अल्ताफ हुसैन साहब के साथ वक्त गुजारते थे। शाम में आते तो रात तक यहाँ रहते थे। ये डीएसपी साहब ने गवाही दी है। यकीनन एमक्यूएम के जो करीबी लोग हैं वो इस मामले को जानते होंगे। कहने का मकसद ये है कि वो भी कुछ सीखने आते होंगे, वो भी कुछ समझने आते होंगे, वो भी जो है वो एमक्यूएम से फायदा लेने के लिए आते होंगे। लेकिन एमक्यूएम को या एमक्यूएम के जो हमदर्द लोग थे, कारकुन थे, या एमक्यूएम के जो हिमायत करने वाले जो लोग थे, उनको क्या मिला वो आज पूरी दुनिया देख रही है। तो यानी कि जिस सियासी जमात ने भी किया तो एमक्यूएम के साथ या कराची वालों के साथ हाथ ही किया। वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं शॉर्ट में दूसरी पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। वो ये है कि गुल प्लाजा से मुतालिक जो मामला था उसमें आज 2 पेशरफ्त हुई हैं। एक तो ये है कि जो शोहदा है गुल प्लाजा आतिशदगी के, उनके अहले खाना को बुलाने का फैसला किया गया। बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए गए और नोटिस उनके घरों पर उनकी तामील होनी चाहिए। ये जुडिशल कमीशन के जो सरबराह जस्टिस फैसल आगा साहब है, उन्होंने कहा है 16 फरवरी को दिन 11 बजे बुलाया गया है उन अहले खाना को जो इन मुतासरा खानदान में शामिल हैं गुल प्लाजा के। और ये डीसी साउथ ऑफिस जो कि गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ है, और जो मुतासरीन हैं वो जानते हैं कि डीसी ऑफिस कहाँ पर है। तो 16 फरवरी को सुबह 11 बजे बुलाया गया और वहाँ कमीशन जो है उन खानदान से, उन फैमिली से
शवाहिद सबूत जो जो वो समझते हैं क्या कुछ हुआ था, उन्होंने क्या कुछ देखा, वो उनके बयानात रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। इस जुडिशियल कमीशन की जो कार्रवाई है उसका बाकायदा जो आगाज होगा वो मुझे जराए से पता चला है कि 18 फरवरी से होगा बाकायदा तौर पर। लेकिन इससे पहले जो है वो 16 फरवरी को एक हैपनिंग है, यानी कि डीसी साउथ ऑफिस में अहले खाना को बुलाया गया मुतासरीन के। और इसके अलावा जो 14 फरवरी है, 14 फरवरी को तकरीबन कोई 10-11 बजे के करीब जुडिशियल कमीशन खुद जो उनका पूरा स्टाफ होगा वो गुल प्लाजा की इमारत का विजिट करेंगे और गुल प्लाजा के अंदर और आतिशबाजी कैसे हुई, कितना मलबा उठाया गया और पूरा जो हुआ है उसका जायजा लेंगे। और उसके बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और 16 और उसके बाद फिर 18 फरवरी से ऑनवर्ड जो है ये सिलसिला शुरू होगा। तो ये एक अहम पेशरफ्त थी और मजीद इस सिलसिले में अगर कोई जानना चाहे, कोई भी फैमिली अगर देखती है तो जरूर वो कमेंट्स के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं और वो उनको हम जरूर जो है इस मामले में आगाह करेंगे। अच्छा, सिलसिला ये है कि इब्राहिम 3 साल बच्चा था, उसकी हलाकत हुई थी सुपर स्टोर जो है वहां पर नीपा के करीब। तो उसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरखास्त दी गई थी और दरखास्त थी साकिब शेख एडवोकेट की तरफ से। उन्होंने कहा था अदालत में कि 30 नवंबर 2025 को नीपा के करीब खुले मैनहोल में गिरने से 3 साल जो इब्राहिम है उसकी हलाकत हुई। मुतल्लिका इदारों की गफलत के बायस इब्राहिम की हलाकत हुई। पुलिस ने मुकदमा पुलिस से रजू करने के बावजूद नामजद जो मुलजमान है उनके खिलाफ कत्ल बिल सबब का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कत्ल बिल सबब का जो केएमसी के वकील हैं मोहसिन खान साहब, उनका कहना है कि कत्ल बिल सबब के इतलाक के लिए बराह रास्त गफलत के शवाहिद होना जरूरी है। उसके बाद इंतजामी गफलत या कोताही कत्ल बिल सबब के दफात के तहत नहीं आती। दरखास्त गुजार इस मामले में मुतासरा फरीक नहीं है। ताज़ीरात पाकिस्तान में सरकारी हुकाम के लिए बिलवास्ता क्रिमिनल जिम्मेदारी तस्लीम नहीं की जाती और अदालत ने करार दिया है कि जस्टिस अपीस के जो इख्तियारात हैं महदूद हैं और जस्टिस अपीस मुतनाज़ा हक़ाइक़ का तयन या क्रिमिनल जिम्मेदारियों का फैसला नहीं कर सकता। मुतवफ़ी बच्चे के वर्सा ने खुद अदालत से रजू नहीं किया और ना ही किसी की कार्रवाई की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। बच्चे के मैनहोल में गिरने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। जज्बाती पहलू कानूनी तकाज़ों का नेमल बदल नहीं हो सकता। इंतजामी जिम्मेदारियों से मुतालिक सवाल सिविल फोर्सेस पर उठाए जा सकते हैं और वर्सा अगर चाहें तो कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम पर कार्रवाई कर सकते हैं। और अदालत ने मेयर कराची और दीगर के खिलाफ जो दरखास्त थी उसको खारिज कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि मेयर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। उस दरखास्त को निपटा दिया गया है। तो ये अहम तरीन पेशरफ्त थी जो कि आपके सामने रखी थी, क्योंकि इब्राहिम के वाले से मैं खुद उनके घर जाकर मिला था और उनका ये कहना था कि वो मेयर कराची हूं या कोई भी इस वाकये में जिम्मेदार हो किसी भी वजह से, किसी भी तरह, तो उनके खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। और उनकी ये कोशिश थी कि जहां जहां कटर के ढक्कन नहीं होंगे तो वो खुद अपने जाती खर्चे पर जाकर वो उन कटर के ढक्कन लगाएंगे ताकि किसी और का बच्चा गिरकर जहां भाग ना हो जाए। तो ये अहम अपडेट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।